Live. Good morning, everyone, for joining in live. We'll be starting in few minutes. Can you just please confirm over the chat box that whether my voice is audible or not? Thank you so much for joining in. Thank you, everyone, for joining in. Can you please just confirm over the chat box that whether my voice is audible or not? ये किसका है? हैदर उद्दीन. ओके. ठीक है. ठीक है. हाँ, ये इस साइड वाली पे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट डॉक्टर से ठीक हो जाएगा. गाइस, पेपर दो. हरिओम मंडे, यू मंडे, पेपर दे दो. हाय राज, गुड मॉर्निंग. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कंफर्म over the chat box that whether my screen is visible and my voice is audible or not. Thank you so much. रवीना के आंसर्स इंप्रूव हो रहे हैं. गुड. ठीक है. We'll be starting in few minutes. We'll be starting in next 2 minutes. चलिए, we'll be starting in few minutes. अब पहले मुझे एक बात बताओ, कल जो हमने पढ़ा था एजेंसी से रिलेटेड जो भी सेक्शंस पढ़े थे, क्या वो रिटेन कर पाई? तुम ऑनलाइन रिटेन कर पा रही थी? नहीं कर पा रही थी. मुझे पता है वो ऑनलाइन हो नहीं पाता, फिजिकल में ज्यादा आता है. जो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट था उनका क्या स्टेटस है? तुम उनको क्या देख रहे हो? तुम अपना बताओ मुझे, उनको क्या देख रहे हो? अपना बताओ. 50-50. तनु 80-30 बोल, 80-20 बोलो तुम तो. एनीबडी एल्स? वो अभी हम रिवीजन करेंगे और साथ में जो कल बचे हुए सेक्शंस थे वो भी करेंगे. उसके बाद हम सोगा पे जाएंगे, क्योंकि सोगा बहुत छोटा एक्ट है. 4 ही क्लासेस है. 20th को आई बी फिनिशिंग सोगा एंड देन सम अदर फैकल्टी वुड बी कमिंग अप फॉर पार्टनरशिप एंड आई बी shifting to some other batch. Because my strong are contract and soga. I can teach companies act because I'm a CS. I'll ask them what's the plan. But as of now, 20th November, soga is finishing. ठीक है, चले. पार्टनरशिप और ये सब छोटे छोटे एक्ट, I'll talk to them. बाकी जितने भी एक्ट है वो सारे छोटे हैं, कोई ज्यादा मेजर नहीं है. 2-2 दिन के एक्ट हैं. हाँ, बहुत इजी. आई नो. सोगा कॉन्ट्रैक्ट ही डिफिकल्ट पोर्शन है. पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज एक्ट में तो कुछ है ही नहीं. एंड एनआई इज लाइक, आई लव एनआई. 52. वेरी नाइस. व्हाट अ डेटा. गुड. डेटा सही है. चले, लेट्स स्टार्ट. चलिए, कल हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं. रिवीजन करने गाइस, कल एक बार रिवीजन कर लेते हैं. कल का रिवीजन कर जो बाकी बचे हुए सेक्शंस वो लर्न कर लेंगे एंड उसके बाद हम सोगा पे चलेंगे. ठीक है अब है? यस प्लीज. चलिए, ओके देन. आई थिंक वी वर टुमारो एट 211. महक, अभी हम लोग जो बचा हुआ है वो करते हैं. जब रिवीजन करेंगे तो तुम कैच कर लोगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. यू विल नॉट टेक मच टाइम. ठीक है, ओके देन. ब्यूटिफुल हैंड्स. चलो, ओके. कल प्रिंसिपल तो उसको तुम लोग क्या यार, मुझे व्हाई यू डोंट टेक सीरियसली. चलिए चलिए, अजान बी सीरियस. चलो, ओके. प्रिंसिपल ड्यूटीज टुवर्ड एजेंट पे कल हम थे.
कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो सुनो, सीरियस, हमको ये लर्न करना है, सीरियसली लर्न करना है, ठीक है? चलिए, बी सीरियस अबाउट इट। ओके, टुमारो वी वर स्टडिंग प्रिंसिपल ड्यूटी टुवर्ड्स एजेंट। तो वो सेक्शन नीचे क्यों थे? वो सेक्शन नीचे क्यों थे? क्योंकि कलयुग का जमाना है, बड़ा बंदा नीचे रहता है। तो 222 से कौन सा सेक्शन था? गिव मी अ मोमेंट, आई हैव टू राइट। ओके, 222 से 225, ठीक है? अब नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एजेंट ड्यूटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल, वी वर टॉकिंग अबाउट एजेंट ड्यूटीज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। तो कल हमने पहले टॉप 4 करी थी, चार्ली के नाम से करी थी, राइट? तो चार्ली पहले क्या करेगा? 211 में चार्ली पहले क्या करेगा? बिजनेस करेगा ना। तो एजेंट ड्यूटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल में पहला हो गया बिजनेस, दूसरा क्या हो गया? स्किल एंड डिलीजेंस, स्किल एंड डिलीजेंस। थर्ड में वो क्या करेगा? अकाउंट्स देगा। एंड फोर्थ में वो कम्युनिकेट करेगा, तो हमने टॉप 4 कर लिए थे। अब 215 टू 221 का बात है जो हमें आज लर्न करना है। उसके बाद एक बार हम फटाक से पूरा कंप्लीट करेंगे एंड देन वील गो फॉर सोगा। सोगा इज वेरी इजी, तुम लोग को बहुत फटाफट होने लग जाएगा सोगा तो, ठीक है? चलिए 215, जूम करूं? ओके, ठीक है, गुड। अब देखो, ठीक है, गुड। चलिए देन 215 की जब बात करते हैं तो राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट। मतलब देयर इज अ राइट ऑफ प्रिंसिपल जब एजेंट अपने अकाउंट से डील करता है विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट। दैट मीन्स एजेंट को एम्प्लॉय करा गया, एजेंट ने कुछ काम किया, एजेंट ने विदाउट कंसेंट प्रिंसिपल से का काम किया। अब प्रिंसिपल का राइट क्या होगा उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस पे? ओके, तो अगेन 215, 5 नंबर किसका था? मनी का था, तो इधर भी मनी की बात आ रही है, ठीक है? 216, प्रिंसिपल राइट टू बेनिफिट गेन बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। 215 में राइट की बात हुई, 216 में गेन की बात हुई, दैट इज प्रॉफिट की बात हुई कि अगर एजेंट ने अपने अकाउंट में कुछ डीलिंग करी है विदाउट प्रिंसिपल कॉन्सेंट, देन प्रिंसिपल का क्या राइट होगा? क्लियर है? चलिए 217, एजेंट राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। तो इसमें राइट ऑफ रिटेनर की बात चल रही है। तो पहले यह बात हुई कि प्रिंसिपल का राइट क्या है, सेकेंड में यह बात हुई कि गेन अगर होता है तो उसका राइट क्या है, थर्ड में यह बात हुई राइट ऑफ रिटेनर क्या है। चलिए, व्हेन एजेंट रेन्यूमरेशन बिकम ड्यू, रेन्यूमरेशन मतलब सैलरी हो गया, कमीशन हो गया या वेजेस हो गए, जो भी एजेंट को मिलता है वो ड्यू है। 220, एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेन्यूमरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। मतलब 219, 220 किसकी बात करता है? रेम्यूनरेशन की। 200 राइट में एजेंट की रेन्यूमरेशन ड्यू है और 220 में एजेंट एंटाइटल्ड ही नहीं है रेन्यूमरेशन के, एजेंट एंटाइटल्ड नहीं है रेम्यूनरेशन के। 221, लियन, एजेंट्स ड्यूटी, एजेंट लियन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। व्हाट इज लियन? हाँ, लियन मतलब रख लेना। मतलब अगर कुछ उन दोनों में ऐसा हो गया कि सैलरी ड्यू है एंड प्रिंसिपल नहीं दे रहा है तो एजेंट के पास क्या पावर है कि वो रख सकता है, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लियन। कौन कौन से पता है? 2 टाइप्स ऑफ लियन, पर्टिकुलर एंड जनरल। चलिए पहले 4 बताएं। 211 क्या बिजनेस करेगा, 212 स्किल एंड इंटेलिजेंस, 213 214 कम्युनिकेट। अब 215 में देखो 15, 16 एंड 17 एक जैसे हैं। 15, 16, 17 एक जैसे हैं। 15 में प्रिंसिपल का क्या राइट है जब एजेंट उसकी अथॉरिटी के बिना काम करे, ठीक है? 16 में अगर कोई गेन होता है
अगर कोई गेन होता है तो उसमें प्रिंसिपल का क्या राइट है, ठीक है। 17 में राइट ऑफ रिटेनर, राइट ऑफ रिटेनर। 18 में जब एजेंट ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभय मेरा एजेंट है, अभय ने मेरे बिहाफ पे कोई चेक कलेक्ट किया है, तो उस पे एजेंट की ड्यूटी क्या होगी कि वो मुझे चेक वापस लाके दे या बैंक में डिपॉजिट कराए मेरे अकाउंट में। 1920 रेन्यूमरेशन, 19 में रेन्यूमरेशन क्या है, ड्यू। 90 में रेन्यूमरेशन क्या है, ड्यू। 20 में वो रेन्यूमरेशन के एंटाइटल नहीं है क्योंकि क्या उसने किया है, मिसकंडक्ट किया है। 221 में लियन, 221 में लियन। चलो स्टार्ट करें, एक बार स्टार्ट करें। टू सेक्शन बताओ, एजेंट ड्यूटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल, सेक्शन 211 से 221। 211 बिजनेस, 212 स्केल, 213 अकाउंट्स, 214 कम्युनिकेशन। सॉर्टेड, ठीक है। अब 15, 16, 17 सेम है। 15 क्या है, प्रिंसिपल का राइट जब एजेंट उसकी अथॉरिटी के बिना काम करे। 216 अगर कोई गेन हुआ है तो उसमें प्रिंसिपल का राइट। 17 राइट ऑफ रिटेनर, किसका राइट, एजेंट का राइट। किसका राइट, एजेंट का राइट। तो 15, 16, 17 कर लिए। अब 221 आखिरी में क्या है, लियन। लियन किसका पास राइट है, ये लियन का एजेंट के पास राइट है, एजेंट के पास राइट है, ठीक है। अब 219, 20 सेम है। 19 क्या है, रेन्यूमरेशन ड्यू हो जाता है। किसका रेन्यूमरेशन ड्यू होता है, एजेंट का। तो 220 क्या है, नॉट एंटाइटल्ड। क्यों नहीं एंटाइटल्ड है, क्योंकि मिसकंडक्ट है। अब बचा क्या, 218। 218 तो 218 क्या है, अगर कोई ऐसा, मैं वो अभय वाला एग्जांपल है कि अगर एजेंट के पास कोई ऐसा समय जो रिसीव्ड हुआ है तो उसकी ड्यूटी क्या है कि वो प्रिंसिपल को वापस दे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट, तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल में तुम कौन कौन से सेक्शन लिखोगे, 222 से लेकर 225। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल ड्यूटी टुवर्ड्स एजेंट। एजेंट ड्यूटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल में सेक्शन 221। इजी हो गए। तो हमने कवर सारे एजेंट के सेक्शन कर लिए हैं, सॉर्टेड है। कोई ट्राई करना चाहेगा शुरू से, क्यों, उसमें क्या हो गया, कोई ट्राई करना चाहेगा शुरू से। नहीं देखने से ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही हूं। प्रीशा, यू वांट टू ट्राई। कल तुम लोगों ने गेम खेला था, किस साथ खेला था, कौन सा खेला था पहले ये बताओ। चलो मैं ट्राई करते हैं, ऐसा को घबराओ मत। चलो एजेंसी, एजेंसी डीप ब्रेथ लो और अपनी बैक स्ट्रेट रखो। पहले डीप ब्रेथ रखो, डीप ब्रेथ लो, बैक स्ट्रेट रखो, बैक स्ट्रेट रखो, बुढ़ापा नहीं आया, बैक स्ट्रेट रख। हाँ बिना टिके बैठ। चले चले चले, चलो ओके। एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइन, ब्रैकेट पहला ब्रैकेट बताओ। 182 से 189, 182 से 189, 182 क्या, डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, हाँ ना, एजेंट की डेफिनेशन। 183 हु मे एम्प्लॉय एजेंट, तो 184 क्या होगा, हु मे बी एन एजेंट। 185 नो कंसिडरेशन। 186 it may be implied or express। 187 express। 188 extent of agent's authority। 189 emergency नहीं। 189 चलिए महक को लर्न नहीं, एक बार करा देते हैं। देखो 182 में पहले एजेंट और प्रिंसिपल डिफाइन, 183 में एजेंट और 183 में हु में एम्प्लॉय एजेंट, 184 में फिर एजेंट कौन हो सकता है, तो हु में बी एन एजेंट। 185 5 नंबर डिनोट्स मनी, तो कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। 186 में एजेंट की ड्यूटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और
इंप्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। 187 में डेफिनेशन एक्सप्रेस इंप्लाइड, 188 में एक्सटेंड्स ऑफ एजेंट अथॉरिटी, 189 में इमरजेंसी एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी में कैसी होगी। करें एक बार, कर लें प्रीशा, यू ओनली से, लेट्स सी पीपल रिमेंबर इट और नॉट। 182 डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, 183 who may employ, 184 who may be an agent, 185 no consideration, 186 express or implied, 187 definition, 188 extend, 189 emergency। अब मुझे बताओ अगर एक क्वेश्चन आता है प्लीज डिफाइन एजेंट एंड प्रिंसिपल, तो तुम कौन कौन से सेक्शन लिखोगे? 182 से लेके 189। अब 190 से 195 क्या था? अब तुम लोगों ने सब एजेंट तुम्हारी कॉपी में लिख के दिया है बट सेक्शन मेंशन नहीं करे। रवीना का मैंने पेपर देखा था, यू हैव नॉट मेंशन द सेक्शन इन द पेपर, राइट? एक दो में किया, चलिए 190 to 195 क्या है ये? सब एजेंट। तो 190 क्या है? क्या डिक्लेरेशन दे रहा है कि इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो 191 में किसकी डेफिनेशन है? 192 रिलेशनशिप बिटवीन चार्ली मेरा कबीर का रिलेशनशिप, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट का रिलेशनशिप। 193 एम्प्लॉयड, वेरी नाइस। एजेंट की ड्यूटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल जब उसने किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को हायर करा है। तो 195 क्या है? एजेंट ड्यूटी नेमिंग द पर्सन, एजेंट ड्यूटी नेमिंग द पर्सन, एजेंट ड्यूटी नेमिंग द पर्सन। तो 190 से लेके 195, 194 में वही है ना कि 192 ये हो गया रिलेशन, वो 194 है। अच्छा, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, 193 में सब एजेंट विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट हुआ है। 194 में एजेंट ने किसका नाम दिया है, तो प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है, एंड 195 में एजेंट ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन, ठीक है। चले 190 से 195 क्या होगा? क्या होगा? सब एजेंट। 190 नहीं बेटा, 190 इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, पहले डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर 191 डेफिनेशन ऑफ सब एजेंट, 192 करेक्ट, 193 जब सब एजेंट विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट हुआ हो, ठीक है। 194 प्रिंसिपल एंड 195 एजेंट ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन, क्लियर। 196 से लेके 200 राइटिफिकेशन, 196 wait, effect of ratification, 196 effect of 197 ratification नहीं श्योर? अच्छा हाँ, वेरी नाइस। राइटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। 198 नॉलेज, 199 एक अच्छा अनऑथराइज एक्ट में फॉर्मिंग ट्रांजैक्शन, तो अगर वो अनऑथराइज एक्ट भी लिया जाए उसका राइटिफिकेशन क्या होगा। और 200 राइटिफिकेशन विल नॉट अफेक्ट द थर्ड पर्सन। चलिए 196 से लेकर 200 क्या टॉपिक है ये? राइटिफिकेशन। 196 क्या है? अफेक्ट। 197 क्या है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। 198 क्या है? नॉलेज। 199 क्या है? अनऑथराइज एक्ट जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में है, तो अगर मान लो प्रिंसिपल ने उसका भी राइटिफिकेशन कर लिया तो अनऑथराइज एक्ट का भी राइटिफिकेशन करना पड़ेगा। एंड 200 विल नॉट इंजॉय द थर्ड पर्सन। कहां तक हो गया? तो हो गया। अब 201 से लेकर ब्रैकेट बताओ ब्रैकेट ही भूल गए। 201 से लेकर 210 तक था, क्या था? वेरी नाइस वेरी नाइस। 201 से लेकर 210 का टॉपिक क्या है?
टर्मिनेशन। अब रुको, मैं अपने हिसाब से पूछती हूँ, 2210 बताओ क्या था? टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट। तो सब एजेंट आएगा तो इसके साथ क्या लिंक करोगे? 210। सब एजेंट में पहले क्या लिखोगे? सब एजेंट में लिखोगे 190 to 195 प्लस 210। ठीक है, अब 9 सेक्शन बचे, 9 सेक्शन बचे। ठीक है, रुको, 5th में क्या था? कंपेंसेशन। तो 6 में क्या है? नोटिस। नोटिस हो गया। अब 1 2 3 4 ऊपर के पढ़ते हैं। 201 टर्मिनेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ, रिवोकेशन है, टर्मिनेशन नहीं है। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो 202 में क्या है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर। 203 में प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है एजेंट की अथॉरिटी। तो 204 में पार्शियली रिवोक कर सकता है। 205 में कंपेंसेशन। 206 में नोटिस। 2010 210 में टर्मिनेशन सब एजेंट। तो क्या बचा? 7 8 9 9 बताओ। डेथ एंड इंसैनिटी। 209 में प्रिंसिपल की डेथ या इंसैनिटी हो जाए तो एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्म करे। 2 सेक्शन 207 208। बहुत बढ़िया, ये बेटा तो अलग ही चलता है। चलो 20, अच्छा हाँ 207। अच्छा सुनिए, बात बताओ, अगर 207 भी एक्सप्रेस इंप्लाइड है तो रैटिफिकेशन एक्सप्रेस इंप्लाइड में कहां है? देखो मैं बताती हूं, इधर भी 7 में है और इधर भी 7 में है। 5 वाला कंपेंसेशन, 7 वाला एक्सप्रेस इंप्लाइड। ठीक है, तो 8 क्या है? 8 क्या है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी अगर हो जाती है तो थर्ड पार्टी से भी टर्मिनेट हो जाता है। तो 7 वाले याद रखना क्या है वो? एक्सप्रेस इंप्लाइड। तो 5 वाले क्या है? मनी, मनी के टर्म्स में। इजी। चलो 201 से लेके 210, 210 बोलना मत कोई भी। 210 सब एजेंट। गुड। 201 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, 201 202 कोई बात नहीं, बोल दिया तो फ्रेंड है तुम्हारा। बताओ 202 क्या है? सब्जेक्ट मैटर। गुड। ठीक है, रुकना अब। 205 206 नोटिस। 207 वेरी गुड। 208 208 208 हरिओम। क्यों? 209 चलो 209 डेथ और इंसैनिटी। 208 वेरी नाइस। 2 3 4 पढ़ना है। 202 चार्ली। as to subject matter, subject matter 203 एजेंट अथॉरिटी। 204 पार्टली। इजी। चलिए 211 से लेके ब्रैकेट बताओ। 221 किसकी ड्यूटी है? ये किसकी ड्यूटी है? क्यों ड्यूटी है एजेंट की? प्रिंसिपल की क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंसिपल नीचे रहता है, बड़ा इंसान है। चले चले पहले अपन 222 से लेके 225 करते हैं। 222 प्रिंसिपल ड्यूटी टुवर्ड्स एजेंट। 222 चार्ली क्या करेगा? एक सेकेंड, चार्ली क्या करेगा? प्रिंसिपल होगा, मैं प्रिंसिपल हूं, चार्ली एजेंट है, तो चार्ली क्या करेगा? बिजनेस। 223 नहीं। अच्छा तो हम मैंने क्या? अच्छा मैंने वो करा है। व्हाट आई स्टार्टेड देन? अच्छा मैंने एजेंट की ड्यूटी पे करा। ओके सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, लॉफुल एक्ट के लिए क्या मिलेगा? इंडेमनिफिकेशन। 223 गुड फेथ में किया हुआ एक्ट के लिए क्या मिलेगा? 224 क्रिमिनल एक्ट किया है तो प्रिंसिपल का कोई लायबिलिटी नहीं है। 225 कंपनसेशन किस चीज के लिए? अगर प्रिंसिपल का निग्लेक्ट हुआ है, इंजरी हुई है, प्रिंसिपल का निग्लेक्ट हुआ है तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा।
चलिए लास्ट ब्रैकेट एजेंट की ड्यूटी, एजेंट की ड्यूटी 211, 212, 213, 214, 214 हो गया। चले अब 221 लियन, लियन 221 में लियन है, तो 219 और 220 सेम था। 219 क्या था? रेन्यूमरेशन, ड्यू है, तो 21220 क्या है? नॉट एंटाइल्ड फॉर रेन्यूमरेशन। ठीक है, अब बताते हैं, देखते हैं 215, 21 आई थिंक 215, 216, 217 सेम है। 215 प्रिंसिपल का राइट किस चीज में है? When agent deal with his own account। 216 में प्रिंसिपल का क्या राइट है? गेन का। 217 का राइट ऑफ रिटेनर। चलें, चलिए करें, चालू करें, सोगा, सोगा चालू करें। लर्न हो गए सबको? नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देखो सब एजेंट आता है, एजेंट ड्यूटी आती है, प्रिंसिपल ड्यूटी आती है, और क्या आता है एक और? सब एजेंट और आर्टिफिकेशन आता है। तो एवरीथिंग वी हैव डन। चले, चले, चले गाइस, लेट क्यों? हाँ फिर अच्छा, होता है ऐसा। चले, सोगा, व्हाट डज सोगा मीन्स? व्हाट डज सोगा मीन्स? सेल ऑफ एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का ईयर क्या है? समझना। आप तुम लोग को ये बेयर एक्ट देखने आता है? हाँ, बड़ा करूँ क्या सर? थोड़ा जूम इन करूँ? ठीक है, अब ठीक है सर, विंडो ओपन रहने दो प्लीज। चले, चलिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितने चैप्टर? कितने चैप्टर? 4 चैप्टर, 7 चैप्टर। क्या बात कर रहे हो यार, यूनिट 4 है। अरे बेयर एक्ट में चैप्टर कितने हैं भाई? चलिए, हाउ मेनी चैप्टर्स? हाउ मेनी चैप्टर्स? 7 चैप्टर्स। व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? क्या हो गया? चलो ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, टोटल कितने चैप्टर? टोटल कितने चैप्टर? 7। चले, अब आज हमारा टारगेट है कि हम बील बी कंप्लीटिंग टिल 10, क्योंकि कंडीशंस एंड वारंटीज फॉर टुमारो, एंड ज्यादा है नहीं इसमें क्योंकि लास्ट क्लास के चैप्टर सब उड़े हुए हैं। चलिए, टोटल कितने सेक्शन? टोटल कितने सेक्शन है? 66, और चैप्टर कितने? 7। चैप्टर कितने? 7। चले, अब पहला अपन पहले 3-3 के ब्रैकेट में सेक्शन लर्न करके फिर उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहले लर्न करेंगे सेक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन, लर्न फिर एक्सप्लेनेशन। तो 66 सेक्शन है, 4 दिन में बहुत स्विफ्टली होगा। चले, चलिए पहले हम सेक्शन ले लेते हैं, जैसी सेक्शन होगा उसी का बेयर एक्ट से पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो ओके। कितने चैप्टर? सेक्शन कितने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मतलब ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है। मतलब ये क्या है? प्री इंडिपेंडेंस लॉ। चलिए, अब आएगा पहला 3,
शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, पहला शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट तुम लोगों को नाम से क्या समझ आता है क्या है, किस पे एप्लीकेबल है? देखो, शॉर्ट टाइटल का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट को कैसे जाना जाएगा। हेलो, गवर्नमेंट ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट को कैसे जाना जाएगा। एक्सटेंड का मतलब है ये पर्टिकुलर एक्ट कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा, कौन कौन से स्टेट में एप्लीकेबल होगा। कमेंसमेंट का मतलब यह है किस डेट से चालू होगा, किस डेट से चालू होगा। डेफिनेशन सेकंड में एंड थर्ड में एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, मतलब ये किस किस सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 3 का मतलब क्या है, किस किस सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगा, सेकंड में डेफिनेशंस, ठीक है। 4 क्या है, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। 5 क्या है, देखो सुनो, पहले सेल करी तो सेल पे क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेल पे क्या बनेगा, तो 5 में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो हमें गुड्स बताने पड़ेंगे, कौन कौन से गुड्स का बनेगा, तो एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड। मान लो उस गुड्स में, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड में कुछ पेरिशिंग नेचर के हैं, तो किधर आएंगे, 7 में। किधर आएंगे, 7 में। 8 में गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, मतलब 7 और 8 किस चीज से रिलेटेड है, पेरिशिंग गुड्स। किस चीज से रिलेटेड है, पेरिशिंग गुड्स। 9 में क्या है, अब अपने गुड्स की बात कर ली तो फिर किसकी बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, तो एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। एंड 10 में अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, मतलब 10। इजी, चलिए ओके। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ईयर, चैप्टर, सेक्शन, पहला शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब यह है किस दिन चालू होगा, एक्सटेंड का मतलब है कहां कहां पे एप्लीकेबिलिटी है, शॉर्ट टाइटल का मतलब है छोटे तरीके से कैसे जाना जाएगा, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन। थर्ड एप्लीकेशन कि किस किस सिचुएशंस पे एप्लीकेबल होता है। अब हमने बात कर ली, अब पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो ये क्या हो गया, सेक्शन 4। जब एग्रीमेंट टू सेल की बात कर ली तो फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन 5, ठीक है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कर ली, सेल की बात कर ली, तो 6 में हम क्या बात करेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स या फ्यूचर गुड्स। 6, 7 और 8 सेम है, 7 और 8 किस चीज से रिलेटेड है, पेरिशिंग। अब हमने बात कर ली कॉन्ट्रैक्ट की, हमने बात कर ली सेल की, हमने बात कर ली गुड्स की, तो क्या बचा 9 और 10 में, प्राइस। 9 क्या है, असाइनमेंट ऑफ प्राइस, तो 10 में क्या आएगा, वैल्यूएशन। 10 में क्या आएगा, वैल्यूएशन। हो गए लर्न, कोई ऐसा जिसको लर्न नहीं हुआ, 50-50। और यश हुआ कि नहीं हुआ, अभी बताओ, 50-50 हुआ है, चले। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ईयर, सेक्शन 62, ओके 66, चैप्टर, चलिए। पहला, फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट। अब हमने बात कर ली शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट की, तो 2 में क्या आएगी, डेफिनेशन। 3 में क्या आएगा, एप्लीकेबिलिटी कि कौन कौन से सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, ये बात कर ली। अब सबसे पहले हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसकी बात करेंगे, सेल की, अग्रीमेंट टू सेल और सेल की, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन, 4। 5 में हम क्या बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेड, ठीक है, 5 हो गया। अब हमने बात कर ली कॉन्ट्रैक्ट की, हमने बात कर ली सेल की, तो 6 में हम क्या बात करेंगे, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स, 7 और 8 किस चीज से रिलेटेड है, पेरिशेबल गुड्स। 9, 10, 9 में सेटलमेंट ऑफ प्राइस, तो 10 में वैल्यूएशन। इजी, चलो अब हम पढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट, चलिए। एन एक्ट, ये कब आया था, ये है एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930। कोई समझा सकता है क्या है ये एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930 ने ऐसा क्यों लिखा है, ये कम अगेन, क्या है ये 1930 का,
हाँ, उस साल का थर्ड एक्ट ये पास हुआ है, इसको इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, एक्ट 3 ऑफ 1930। मतलब 1930 जो एक्ट था उसमें थर्ड नंबर का ये वाला एक्ट पास हुआ था। ये क्या है, ये लाइन जो इटैलिक्स में लिखी रहती है जनरली नीचे, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक्ट का प्रियम्बल है। इस पूरे एक्ट में जो समरी होती है वो एक लाइन में देके रखी है। इस पूरे एक्ट की जो समरी है ना वो एक लाइन की है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स। मतलब जब गुड्स बेचे जाएंगे तो उसका ये पूरा एक्ट है। ये वाली डेट कौन सी है, नहीं ये है क्या, इस दिन लॉ आया था, इस दिन लॉ आया था। चले अब आएगा, देखो दो डेट है, एक है 1 जुलाई 1930 और ये है 1550। अब ये दोनों डेट में डिफरेंस क्या है, 15 मार्च 1930 को और 1 डे जुलाई 1930, ये दोनों में डेट क्या है, 15 मार्च को प्रेसिडेंट ने साइन करी थी और 1 जुलाई से मार्केट में एप्लीकेबिलिटी हुई थी। समझ गए, मैंने तुम्हें आज बेयर एक्ट पढ़ना इज अ वेरी आर्ट, बेयर एक्ट इज एन आर्ट। ओके, बेयर एक्ट पढ़ने में जब आप बेयर एक्ट खोलो ना तो आपको पता होना चाहिए हर स्टार का क्या मतलब है। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा एक्ट था, तीसरे नंबर का एक्ट था। ये जो लॉ बना है वो काय के लिए बना है, सेल ऑफ गुड्स के लिए बना है, ठीक है। 15 मार्च को ये एक्ट कब हुआ था, जब प्रेसिडेंट ने साइन की थी, बट मार्केट में एप्लीकेबिलिटी कब थी, 1 जुलाई 1930। अब इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला था, देखो शॉर्ट टाइटल, द एक्ट में बी कॉल्ड एज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये शॉर्ट टाइटल हुआ इसका, ठीक है। एक्सटेंड कहां कहां पे एप्लीकेबिलिटी है, होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, तो 1 जुलाई 1930। मतलब देखो 1 2 3 पॉइंट में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट है, शॉर्ट टाइटल भी दे दिया, एक्सटेंड भी दे दिया और जब चालू हुआ तब भी दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला सेक्शन क्लियर। दूसरा सेक्शन क्या पढ़ा था हमने, डेफिनेशन। चले डेफिनेशन चलिए कितनी डेफिनेशन टोटल, 15। कितनी डेफिनेशन, 15। चले इजी, देखना हमेशा जब भी डेफिनेशन क्लास में देखना हमेशा ABCD के फॉर्मेट में चलती है डेफिनेशन, क्रोनोलॉजिकल होगा अल्फाबेटिकल वाइज, ठीक है। चले पहला, मेरे को एक बात बताओ, हम सेल कर रहे हैं गुड्स, तो कौन होगा पहला, बाय, खरीदने वाला। अगर कोई खरीदने वाला है तो मतलब उसको मेरे को क्या देनी पड़ेगी, मतलब मेरे को क्या देनी पड़ेगी, डिलीवरी। तो फर्स्ट टू क्या हो गए, बायर एंड डिलीवरी। अब बायर, अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स, या तो वो खरीदता है या तो बोलता है हाँ मैं खरीदूंगा, इजी। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर पोजेशन ट्रांसफर करना। कोई दिक्कत। अब goods are said to be in the deliverable state when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। मतलब कोई भी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट पे तब माना जाएगा जब बायर कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है उसको लेने के लिए। तो पहला बताओ क्या हो गया, बायर 2-1, 2-2 में क्या हुआ, डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी हुई तो डिलीवरेबल स्टेट भी समझना पड़ेगा, तो वो किधर आ गया, 2-3 में, इजी। 2-4, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूव होता है कि सामने वाले को टाइटल मिल गया है। सुना, इंक्लूड्स द बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, warrant or order for delivery of goods, and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize either by endorsement delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। करें इसके essentials, करें। पहला essential क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग, दूसरा डॉक वारंट, तीसरा वारंट, चौथा वेयर हाउस कीपर, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो यूज करा जाता है
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिससे ये पता चले कि सामने वाले के पास पोजेशन है। देखो पहले उन्होंने क्या बताया, डॉक्यूमेंट के नाम बता दिए जितने उन्हें पता थे, फिर उन्होंने बोला कोई अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बट वो डॉक्यूमेंट कैसा, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होता हो, जो क्या प्रूफ है कि सामने वाले के पास पोजेशन है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे मैं किसी को क्या कर रही हूं, ऑथराइज, जिससे मैं किसको क्या कर रही हूं, ऑथराइज, इधर बाय मैं क्या कर रही हूं, ऑथराइज कैसे कर रही हूं, डिलीवरी से, एंडोर्समेंट से, कि सामने वाले के पास ओनरशिप या पोजेशन है ये पर्टिकुलर गुड्स का। इजी इजी। चलिए 2-1 क्या था, तो 2-2 क्या था, डिलीवरी, 2-3 डिलीवरेबल स्टेट। अब 2-4 में हमने डिलीवरेबल स्टेट तो कर दी, बट कौन सा डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चलेगा कि सामने वाले के पास प्रूफ है, तो देखो बिल ऑफ लैंडिंग, वेयर हाउस कीपर, और वारंट सर्टिफिकेट, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो क्या करता हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होता हो और ऑथराइज करता हो कि आपके पास पोजेशन हो, या एंडोर्समेंट, जो सामने वाले को मैं एंडोर्स करती हूं कि पर्टिकुलर पर्सन के पास अथॉरिटी है। इजी। चलिए 2-5 फॉल्ट। अब जब मैं डिलीवरी कर रही थी ना, तो मुझसे एक फॉल्ट हो गया, मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। 2-6 फ्यूचर गुड्स हमने कहा पढ़ा था, एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, सेक्शन 6 में। तो फ्यूचर गुड्स क्या होगा, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस और एक्वायर्ड, समझना MPA, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर, टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी एक्वायर्ड, किससे, बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझना 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फ्यूचर गुड्स मतलब फ्यूचर के, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी एक्वायर्ड, ठीक है। कौन एक्वायर करेगा, सेलर। कब, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद वो पर्टिकुलर गुड्स क्या होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस्ड होंगे या एक्वायर्ड होंगे, किससे, सेलर से। इजी। चलो फ्यूचर गुड्स क्या होंगे, किससे, आफ्टर। समझ आ गए। ये एक्ट कौन सा है, ये एक्ट कौन सा है, 1930 का 3rd, ठीक है। कितने सेक्शन, चैप्टर कितने, 7, ठीक है। ये एक्ट कब आया था, नहीं डेट कौन सी थी, 15 मार्च को साइन हुआ था, 1 जुलाई को आया था, ठीक है। अब मुझे बताओ 2-1 में क्या है, बायर, तो 2-2 में क्या है, 2-3 में क्या है, तो 2-4 में क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से है, डॉक वारंट, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होता हो, जिससे क्या पता चलता हो कि सामने वाले के पास अथॉरिटी है डॉक्यूमेंट को यूज करने की। 2-6 फ्यूचर गुड्स ऐसे, टू बी प्रोड्यूस और एक्वायर्ड, कौन करेगा, सेलर, आफ्टर, हो गया। इजी। चलिए अब गुड्स, पहले अपन ने क्या बात करी, 6 में फ्यूचर गुड्स, तो 7 में क्या करेंगे, गुड्स, ठीक है। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। प्लीज नोट, मतलब सेल ऑफ गुड्स में क्या इंक्लूडेड नहीं है, क्या नहीं है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां कवर होती है, फिर कहां कवर होती है, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बट कहां, अगर मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं कवर कर रहा है, तो फिर अगर हमें लैंड ट्रांसफर करनी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हाँ बताओ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स में कवर्ड है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां कवर्ड है, ये तुम्हारा एच पॉइंट है।
अगर तुम ये लिखोगे the sale of goods act does not cover immovable property transfer which is covered by transfer of property act, this is your H point. I think transfer of property act, एक सेकेंड में सर्च कर लेती हूं. टोपा, हम लोग टोपा बोलते हैं उसे, टोपा 1882 और हम सोगा को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बोलते हैं सोगा. ठीक है, चलिए हो गया. तो गुड्स में क्या क्या कवर होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी. क्या कवर नहीं होगा? एक्शनेबल क्लेम, मनी. देखो मैं एक बात बताती हूं, एक्शनेबल क्लेम और मनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट ये एक्सेप्शन है. क्या है? तो क्या कवर होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां कवर होगी? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. एंड इंक्लूड्स, अब क्या इंक्लूड करता है समझना, स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed before sale under the contract of sale. मतलब लैंड के ऊपर उगी हुई चीजें कौन कौन सी? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, जो अटैच्ड है लैंड पे, बट वो सीवर्ड हो सकती है, मतलब हटाई जा सकती है और उसको मूवेबल बना दिया जाएगा. ठीक है, चले. गुड्स में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा मूवेबल प्रॉपर्टी में? एक्शनेबल क्लेम्स, मनी. इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां कवर्ड है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, बट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ऐसी चीजें जो लैंड से अटैच्ड हो बट कैन बी सीवर्ड बिफोर. कब? दो चीजें, या तो सेल के पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, या तो सेल के पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले. बताओ, लर्न हो गई गुड्स की डेफिनेशन. गुड्स की डेफिनेशन लोगों को बहुत टफ लगती है, मेरे को नहीं पता टफ क्यों लगती है, क्योंकि तुम लोग तोड़ते नहीं हो. ब्रेक कर दो ना तो इजी हो जाता है. चले चले, इजी. इसका डायग्राम बनवाऊं? चलो लिखो गुड्स, लिखिए गुड्स, लिखिए इधर सेक्शन 2. बताओ 7. 6 में क्या है? फ्यूचर गुड्स. 2B, MP, मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस, एक्वायर्ड. कौन करेगा? सेलर. बिफोर, चलिए गुड्स लिखिए, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बेटा ये देखो, ओ आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, करेक्ट. चलो गुड्स निकालिए एंगल और डालिए 3 एंगल, निकालिए 3 एंगल. क्या हुआ? अच्छा कॉपी निकाल रहे. शो है क्या तुम्हारा आजकल, या किसी शो पे तुम मेरे को भी इनवाइट करना. आई रियली वांट टू लिसन. अरे छोटे लेवल पे भी कर लेंगे यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना. चलो चलिए लिखे, पहले एंगल में लिखिए इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी. लिखे includes movable property, includes movable property. चले चले. सेकंड में लिखें नॉट इंक्लूड्स, और कॉलन लगाएं, कॉलन लगाएं. लिखे मूवेबल, सॉरी मनी. सेकेंड में लिखे एक्शनेबल क्लेम. थर्ड में लिखे इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड में लिखे इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड में लिखे इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड में लिखे इमूवेबल प्रॉपर्टी. चले ओके देन. चले अब लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी में लिखे कम्स अंडर द परव्यू ऑफ, कम्स अंडर द परव्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882, comes under the purview of Transfer of Property Act, 1882. Purview, P-U-R-V-I-E-W, P-U-R-E-I-D-W, P-U-R-V-I-E-W, Purview of Transfer of Property Act, 1882.
और मूवेबल प्रॉपर्टी और सॉरी मनी और एक्शनेबल क्लेम को ऐसा बनाओ, ऐसा ऐसा बनाओ और लिखो एज मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. लिखिए एज मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सब क्लास 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉमा 1930. क्या हो गया बेटा, नहीं लिख रहे क्यों? अरे वो तुम्हारे एग्जाम नहीं देगा. क्या बोल रहा है? इधर लाओ. महक जरा बताओ तुम अपनी कॉपी से. इजी. थर्ड एंगल में लिखो, थर्ड एंगल में लिखो इंक्लूड्स as mentioned in sale of goods act 1930 and includes as mentioned in sale of goods act 1930 includes as mentioned in sale of goods act 1930 as mentioned in sale of goods act 1913. लिखिए stock shares growing crop grass, stock shares growing crops grass and things attached to the land which can be severed before sale या before contract of sale. before sale नहीं बेटा, दोनों हो सकते हैं. या तो आपने डायरेक्ट सेल कर दी, उसके पहले आपको ये सब करना पड़ेगा क्योंकि आपने बेच दिया है. तो तभी तो लिखा है बिफोर. देखो सुनो, मैं बताती हूं. फॉर एग्जाम्पल देखो सुनो, मैंने चार्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे लैंड पे जो ग्रास है ना वीट की, वो मैं तुम्हें दूंगी. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, उसके बाद मैंने कटाई कर दी. तो बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बिफोर सेल क्या तो बताओ, बताओ जरा, बताओ कंफ्यूज हो गए? कौन सी लिखो ना, बता रही हूं मैं. ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास or things attached to earth, things attached to land which are agreed or severed before sale or under contract of sale. before sale or under contract of sale. before sale or under contract of sale. before sale or under contract of. बताएं सर आप. सुनो, मैंने रिपीट भी कर दी ना, तुमने लिखा नहीं है, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ. हाँ, तुमने नहीं लिखा है, मैं तुम्हें इधर बैठ के बता रही हूँ. हो गया? बताओ जरा एक बार कॉपी बता दो. क्या वो नहीं लिखता ना, क्या करें? अगर किसी को रेफर करना हो तो इसकी कॉपी रेफर कर लेना, बिल्कुल सही लिखा है. चले, महक की कॉपी रेफर कर लेना अगर जिसने नहीं लिखा पाया हो तो. हाँ, तुम फोटो क्लिक कर लेना और फिर एग्जाम में फोटो से पढ़ना. यही है. पता है, आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, आई एम नॉट, but I felt that ki girls are more, I felt during the process of my experience in teaching, I felt that girls are more disciplined. Boys are boys. हाँ, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज मुझे गर्ल्स ज्यादा लगती हैं. लाइक आई एम नॉट जेंडर बाइज, आई एम लिटरली नॉट. मेरा LLB में मेजर था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. आई डिड मेजर्स इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. आई रेड ऑल द लिटरेचर. बट ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस प्रैक्टिकलिटी पे गर्ल्स बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंडिविजुअल ओपिनियन है मेरा ये, डू नॉट टेक इट पर्सनली. क्या ये? अच्छा ओके, चले चले. चले एक बार डेफिनेशन लर्न कर लें. गुड्स कहां पर है? सेक्शन 27. ठीक है, पहले बताओ गुड्स
मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड मनी और एक्शनेबल क्लेम। कहां पर मेंशन्ड है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। यस, ग्रास, सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड, ठीक है। देखो, अगर देखो उन्होंने ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास क्यों दिया है? मान लो अगर व्हीट एक लैंड पे है तो क्या असम्पशन आता है कि तो ट्रांसफरेबल नहीं है, बट इसलिए उन्होंने वो बिल्कुल असम्पशन दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है, विच कैन बी सेवर्ड। मतलब वो इस स्टेज पे आनी चाहिए। सुनो एक बात सुनना, अगर तुमने व्हीट का प्रोडक्शन किया है लैंड पर और वो उस स्टेज पे नहीं है जिस स्टेज पे उसे काटना चाहिए, तो वो मूवेबल है कि इमूवेबल है? वो इमूवेबल है। इसलिए वो लिख रहे हैं विच कैन बी सीवर्ड, मतलब वो कटाई के स्टेज पर आ जानी चाहिए। अगर वो कटाई के स्टेज पे नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? और इमूवेबल है तो वो कहां चली जाएगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस तरीके से मैंने तो लॉ इस तरीके से पढ़ा है। ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ गए? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसमें तुम क्या लिंक करोगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और ये तुम्हारा एज का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग लिंक नहीं कर पाएंगे। आई नो दैट। चले, अब फ्यूचर गुड्स में हाँ, एग्रीमेंट टू सेल, वो भी हम आएंगे ना, जब सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस करेंगे तुमको और क्लैरिटी आ जाएगी। यस यस, एब्सोल्युटली। चलो, अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। 2(8) में अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु सीज्ड टू पे हिज डेट। अच्छा, इंसॉल्वेंट होता कौन है आम भाषा में? बैंकरप्ट, दिवालिया। क्या हो गया? किसका? बैंकरप्ट थोड़ी हुआ था, वो हुआ था। या आई एम सॉरी, आई डोंट नो द हिस्ट्री, I cannot comment on it. जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, these are insolvents. Okay? चलिए, insolvent हुआ ceased to pay his debt in the ordinary course of business। मतलब उसकी जो उधारी थी, डेट उधारी थी, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं चुका पा रहा, और कैन नॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। सिंपल सी भाषा में उसकी उधारी थी, उधारी को क्या बोलते हैं? डेट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चुका नहीं पा रहा, तो क्या बोलेंगे कि दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। मर्केंटाइल एजेंट having the customary course of business as the agent authority either to sell the goods, consign goods, buy goods, raise money on security of goods। मर्केंटाइल एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, या तो सेल करता है गुड्स, या तो बाय करता है गुड्स, या कंसाइन करता है गुड्स, या रेज मनी करता है अंडर सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। क्या करता है? 4 चीजें। गाइस कम हियर विथ मी। देखो, मर्केंटाइल एजेंट ऐसा एजेंट जो 4 चीजें करता है। क्या? सेल गुड्स, बाय गुड्स, कंसाइन गुड्स और रेज मनी एज अ सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, बट ये कब करता है? कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। कब करता है? कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। इजी गाइस, इजी? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, 10 प्राइस। तो ऊपर हमने 9, 10 क्या पढ़ा था? 9, 10 क्या था? 9 और 10। तो इधर भी 10 क्या है? इधर भी 10 क्या है? प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। मनी मतलब आपने बेचा सामान, उसका जो पैसा मिला उसको क्या बोलेंगे? प्राइस। उसको क्या बोलेंगे? प्राइस। तो 11 क्या है? प्राइस, पीपी। 11 क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स जनरल प्रॉपर्टी, नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होगी? जनरल प्रॉपर्टी, नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या होगी? जनरल प्रॉपर्टी। क्वालिटी ऑफ गुड्स, इधर स्टेट और कंडीशन। स्टेट या कंडीशन में टॉप क्वालिटी ऑफ गुड्स।
सेलर क्या होगा? सेल और अग्रीज टू सेल। तो बायर क्या होगा? बायज और अग्रीज टू बाय। बाय की डेफिनेशन कहां थी? सेलर की डेफिनेशन कहां है? 13। सेल या अग्रीज टू सेल। स्पेसिफिक गुड्स मतलब आइडेंटिफाइड और अग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। ऐसे आइडेंटिफाइड, जो मैं गई कैंडी लेने, मुझे यही कलर का, यही वाला जो पिंक कलर का रैपर वाली कैंडी ही चाहिए, तो मैंने क्या किया? स्पेसिफिक, मुझे इतने ही इसके 10 डब्बे चाहिए। गुड्स आइडेंटिफाइड अग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड फाइड। अब सुनो, ये 15 क्या है? 15 समझना, तुम लोग को मैं लिंकिंग बताऊंगी कैसे ब्यूटीफुली लिंक करते हैं, ठीक है? सुनो, 15 का मतलब ये है, अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो सेल ऑफ गुड्स में मेंशन्ड है बट सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में मेंशन नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन आप कहां से उठाओगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठाओगे। कहां से उठाओगे? इजी इजी, चले 2-1 2-2 डिलीवरी, तो 2-3 क्या? 2-4। अब देखो, डिलीवरी कर लिए, डिलीवरी स्टेट कर लिए, फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल 2-5 नहीं है डॉक्यूमेंट्स, नहीं फॉल्ट, हाँ 5 फॉल्ट 6 फ्यूचर गुड्स, तो 7 गुड्स, 8 person is said to be insolvent, 9 mercantile agent, 10 price, 10 11 property, 12 quality, 13 seller, 14 specific goods, 15 expression not used herein can be taken from Indian Contract Act. easy चलो हो गया। अब चलो, फ्यूचर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड बाय होम? बाय सेलर, बिफोर, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब गुड्स की बात करते हैं। गुड्स क्या इंक्लूड करेंगे? नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां चला जाएगा? और क्या क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, जो सीवर्ड कर सकते हैं फ्रॉम लैंड, बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इजी। मर्केंटाइल एजेंट क्या क्या कर सकता है? सेल गुड्स, बाय गुड्स, कंसाइन गुड्स और रेज मनी। कैसे रेज करेगा? सिक्योरिटी ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द कस्टमरी कोर्स। ऑर्डिनरी यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इजी पीजी, इजी, गुड। चले नेक्स्ट पे चले, तो होगा इजी है, अब इजी है, बहुत इजी है ना। चलिए, एक्ट 3 ऑफ 1930, पहली डेट, सेकेंड डेट, पहला सेक्शन और शॉर्ट टाइटल, दूसरा, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल हो गया, तो पांचवें में क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। छठे में किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करोगे? गुड्स का, फ्यूचर गुड्स और एग्जिस्टिंग गुड्स। 7 पेरिशेबल, तो 8 पेरिशेबल, 9 मनी, एसर्टेनमेंट ऑफ, और 10, तो इधर 210 में क्या है? प्राइस। 210 में क्या है? प्राइस। इजी हो गया। चले सेक्शन 3 पर। चलो, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। ये एक्ट कौन सा है? अरे एक्ट कौन सा है? यस चार्ली, यू हैव ब्रेन्स, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट तुम बस ढंग से लिख लो, यू विल बी एबल टू क्लियर इट बिकॉज यू आर एबल टू लिंक थिंग्स। ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्यों आया? देखो, इन्होंने ये लिखा है कि जहां जहां सपोर्टिंग नेचर में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को लगेगा कि डेफिनेशन चाहिए, तो एक्ट 9 ऑफ 1872 मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले ली जाएगी। क्या? वेरी गुड बेटा, ही हैज अ पॉइंट, गुड।
ठीक है, he has a point. अरे मैंने करेक्ट कर लिया था, he has a point. सुनो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872. क्लियर. अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो बोलोगे क्या बोलोगे हाँ, बट इसमें 2 सेक्शन लगेंगे, एक तो सेक्शन 3 लगेगा और 215. ठीक है, इसमें 2 सेक्शन लगेंगे, एक तो लगेगा सेक्शन 3 और एक लगेगा 215. इसी को बोलते हैं लिंकिंग. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम सोगा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखते हो तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां से लोगे? 2H. क्या डेफिनेशन है? इसको क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे H पॉइंट है. ठीक है, ये तुम्हारे H पॉइंट है. चलें, अब 4th क्या था? सेल और एग्रीमेंट टू सेल. पढ़े. कैन आई टेक 2 minutes ऑफ ब्रेक प्लीज? आई नीड वाटर. थैंक यू सर. पानी पीना. कोई बाहर नहीं जाएगा. स्टे देयर. अच्छा, बायर क्या है? हु बाइज एंड सेलर क्या है? बायर की सेक्शन, सेलर 13. प्लीज. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल वेदर यार, वेरी नाइस. मस्त हो गया है ना? चले. आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे. आई एम नॉट गोइंग वेल. आई डोंट नो. तुम लोग एक चीज करा करो, एक टिप है एग्जाम में ठंड में. टेक एक बॉटल प्लास्टिक की, डोंट टेक कॉपर या स्टील बॉटल बिकॉज इट गेट्स मिक्स्ड. उसमें आधा चम्मच, लाइक आधा, नॉट टेबल स्पून, दिस स्मॉल स्पून, लाइक जो होता है ना हमारी मम्मीज यूज करती है मसाला दानी, स्मॉल स्पून, आधा स्पून हरिद्र टर्मरिक आती है मार्केट में, हरिद्र टर्मरिक, वो थोड़ा सा सॉल्ट पाउडर, दैट इज जिंजर पाउडर, थोड़ा सा गुड़, वेरी ओरिजिनल ऑर्गेनिक गुड़, एंड किशमिश का पानी, किशमिश थोड़े से रात के भिगोए हुए, एंड आधा चम्मच सेंधा नमक, वो डाल के सुबह पिया करो. इट विल एनर्जाइज योर बॉडी और तबीयत खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, तो एक पूरी बॉटल, लाइक इट्स लाइक 1 liter बॉटल, यू कैन ड्रिंक इट इन द मॉर्निंग. हम अब इस टाइप की बॉटल में यू कैन जस्ट मेक इट कैरी एंड पी लो पूरे दिन भर. इतनी प्यारी बॉडी हो जाएगी तुम लोग की अंदर से. तुम लोग को 2 दिन में लगने लगेगा वाह मेरी ये बॉडी बहुत अच्छी हो गई है. टर्मरिक हरिद्र, हाफ जिंजर पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़, एंड किशमिश वाटर विद किशमिश मैश्ड रात के. गाइस तुम लोग बता देना. चलो हनी नहीं सर, क्या? हल्दी पाउडर, हाँ, टर्मरिक मतलब. चलो चलिए, बट डो नॉट यूज हल्दी विच इज नॉट हरिद्रा, सो यू हैव टू यूज दैट ऑर्गेनिक ओनली. ओके, चलिए. तुम्हारा तो वैसे ही फार्म है. चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आई नो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स is a contract whereby guys, ठीक है. चलिए, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller
ट्रांसफर्स, सेलर ने क्या करी, ट्रांसफर, या उसने अग्री कर लिया दैट आई विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। तो देखो पहले में क्या है, ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे में क्या है, अग्री टू ट्रांसफर कर रहा है। किसको करेगा ट्रांसफर, बायर को, किसके बदले करेगा, प्राइस के बदले करेगा। अब देयर में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, ये भी हो सकता है कि जो आधा ओनर है, प्रॉपर्टी का आधा ओनर है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल, मतलब कंडीशंस के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। तीसरा, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब तक है, जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। जैसे ही हो गई वो क्या हो जाएगा, सेल, वो क्या हो जाएगा, सेल। बट वेयर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेकन प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट टू सेल। आप समझना, ओके मैं इसका लर्न करवा देती हूं, कभी नहीं भूलोगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, ट्रांसफर या अग्री करना कि मैं ट्रांसफर करूंगा, किसको, बायर को, किस पे, प्राइस पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया कि मैं अपना ये वाला गारमेंट ट्रांसफर करूंगी या ये वाला जैकेट ट्रांसफर करूंगी और मैंने कर दिया, तो वो क्या हो गया, सेल, वो क्या हो गया, सेल। बट अगर हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है कि इस टाइम पर, फ्यूचर टाइम पे, या अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है उसके बाद मैं ट्रांसफर करूंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट टू सेल। तो अग्रीमेंट टू सेल में दो कंडीशन, पहली फ्यूचर टाइम और दूसरा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। एंड अग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल। अच्छा अब सुनना, अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा ये बताओ, नहीं, नो, या कंडीशन फुलफिल हो गई, या वो टाइम आ गया, या टाइम लैप्स हो गया, इजी इजी, या वो टाइम आ गया या वो टाइम लैप्स हो गया। इसका डायग्राम बनवाऊं क्या, यू गाइज वांट टू सी द डायग्राम, चलो बनाओ, 3 एंगल बनाओ, एक में लिखो सेल, एक में लिखो अग्रीमेंट टू सेल और एक में लिखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लिखो सेल, अग्रीमेंट टू सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या हो गया, लिख लिया, बताना जरा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नीचे लिखो ट्रांसफर या अग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर या अग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर या अग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर, अग्री टू ट्रांसफर, ट्रांसफर या अग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर या अग्रीज टू ट्रांसफर। लिखा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आएगा, हाँ, टू बायर फॉर अ प्राइस, हाँ, टू बायर फॉर अ प्राइस, प्राइस को अंडरलाइन कर लो, बायर को अंडरलाइन कर लो, ट्रांसफर को अंडरलाइन कर लो, अग्रीज टू ट्रांसफर को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नीचे 2 ऐसे एंगल निकालो, हाँ, एब्सोल्यूट कंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नीचे 2 एंगल निकालो, उसी के नीचे 2 एंगल निकालो, एब्सोल्यूट कंडीशनल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से सेल की तरफ ऐसे एरो लेके जाओ, एरो लेके जाओ। अब बीच जो लाइन लिखी ना तुमने, इसमें लिखो व्हेन इट, नहीं बीच में देखो जो तुमने लाइन लिखी है ना, हाँ मेरे को बताओ, इधर आओ, इधर आई टेल यू, एरो के ऊपर लिखो व्हेन इट बिकम्स, देखो
व्हेन इट बिकम्स, और सेल के नीचे लिखना आप, व्हेन इट बिकम्स, सेल के नीचे लिखो, सेल के नीचे लिखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से सेल की तरफ लेके जाना, और वो लाइन में लिखो, एक बार तुम्हें से दिखा दो तो कॉपी ऐसे दिखा दो, हाँ व्हेन इट बिकम्स, गुड, व्हेन इट बिकम्स बीच में लिखो, गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम seller to buyer, goods is transferred from seller to buyer, सेल में लिखना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट से एक लाइन लेके जाओ अग्रीमेंट टू सेल पे, बेटा नीचे से लेके जाओ अग्रीमेंट टू सेल पे, वो लाइन पर लिखो व्हेन इट बिकम्स, और अग्रीमेंट टू सेल के नीचे लिखो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट टू सेल पर, तुम तो लिखोगे ही नहीं, तब मैं बोल तो रही हूं, उसको सुनो ना जब मैं बोल रही हूं, ये ना मेरा मुंह देखने लग जाता है। चलिए व्हेन इट बिकम्स लिखा, अग्रीमेंट टू सेल पे लिखिए, दो कंडीशन लिखो, फ्यूचर टाइम एंड सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अब अग्रीमेंट टू सेल से सेल की तरफ लेके जाओ, अग्रीमेंट टू सेल बेटा, अग्रीमेंट टू सेल से सेल की तरफ लेके जाओ और लिखो व्हेन इट बिकम्स, अग्रीमेंट टू सेल से सेल की तरफ लेके जाओ, अग्रीमेंट टू सेल से सेल की तरफ लेके जाओ, लिखो व्हेन इट बिकम्स, और नीचे लिखो दो कंडीशन, हाँ बिकम के बाद दो पॉइंट लिखो, टाइम लैप्स और द कंडीशन आर फुलफिल्ड, पहला पॉइंट टाइम लैप्स और दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड, टाइम लैप्स और कंडीशन फुलफिल्ड, टाइम लैप्स और कंडीशन फुलफिल्ड, टाइम लैप्स और कंडीशन इज फुलफिल्ड। अब बताओ, पढ़ो एक बार कुछ नहीं है, इजी है, दिमाग ला के पढ़ो, एक बार शांति से सब पढ़ लो। कंफ्यूज हो गए ना तुम, वही तो तुम्हारी बात है। इजी पढ़ लिया, आ गया, आ गया, तो ये पूरा सेक्शन कौन सा हो गया, 4, हाँ यस ठीक है, सेक्शन 4 क्लियर, एनीबॉडी एनी डाउट, पीपल सिटिंग ऑनलाइन एनी डाउट, पीपल सिटिंग ऑनलाइन एनी डाउट, क्या, हाँ बेबी सेक्शन 4, एनीबॉडी एनी डाउट, people sitting online can put their comments on the chat box so that I can see and resolve the doubts. I know, yeah, कैसा लग रहा है सोगा, easy, हाँ easy यार, if I would have been given an opportunity to teach you from zero, I would have loved to teach, I would love, बहुत मजा आता है मेरे को लॉ पढ़ाने में, हाँ I have always been associated with many organizations, went not in Indore, in Delhi, चले ओके देन, कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ आ गया, तो मेरे को एक बात बताओ, अग्रीमेंट टू सेल से सेल कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से सेल कैसे बनेगा, बाय टू सेलर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से अग्रीमेंट टू सेल कब बनेगा, मतलब सिंपल सी बात है, अग्रीमेंट टू सेल के लिए फ्यूचर टाइम या कंडीशंस होगा, अग्रीमेंट टू सेल जब सेल की तरफ जा रहा है तो या तो टाइम लैप्स होगा, सेल मतलब अल्टीमेटली उसको प्रॉपर्टी मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिखा पढ़ी हो गई, और अग्रीमेंट मतलब कुछ कंडीशंस है या कोई टाइम की प्रॉब्लम है। अब सोच के देखो, इजी है, अग्रीमेंट टू सेल मतलब या तो कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है या टाइम है, टाइम का प्रॉब्लम है, सेल मतलब अल्टीमेटली उसके पास पहुंच गई, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब
लिखा पढ़ी हो चुकी है। इजी इजी। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, तो जो थर्ड वाला पॉइंट है कि लिखा पढ़ी कैसे होगी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। मैंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं चार्ली को लिवाइस का गारमेंट सेल करूंगी और मैं उसको 20,000 रुपीज में सेल करूंगी, और उसमें एक नीचे मार्क है एक्सेप्टेंस बाय चार्ली, वो यही है। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर एन इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड और बोथ, or for the delivery of payment by installment or the delivery of payment both shall be postponed। समझना immediate delivery immediate payment, मेरे को तुरंत चाहिए, अभी आप दे रहे हो, इसका पैसा 20,000 रुपए ले रहे हो, ठीक है। either of them भी हो सकता है या दोनों इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं। इतनी डिलीवरी इस दिन के बाद, इतना पैसा इस दिन के बाद। क्यों नहीं कर सकते? तुम सप्लायर हो, रिटेलर हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं बोलूंगी मैं 20 इतना मैन्युफैक्चरिंग इतने दिन तक करके दे दूंगी, ठीक है। या डिलीवरी ऑफ पेमेंट दोनों ही लेट है, तो देखो दोनों जल्दी हो सकती है, मतलब क्या हो गया, इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट, या बाद में क्या होगा, बाद में पेमेंट, या इंस्टॉलमेंट में, तो या तो अभी ले लो या बाद में ले लो या इंस्टॉलमेंट में ले लो। आईफोन अभी ले लो, आईफोन बाद में ले लेते हैं, या इंस्टॉलमेंट में ले लो, ठीक है, क्लियर। चलिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लाइफ लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेड इन राइटिंग बाय वर्ड और माउथ, पार्शली इन राइटिंग पार्शली बाय वर्ड और माउथ, और मे बी इम्प्लाइड, मतलब या तो राइटिंग में होगा या वर्ड या माउथ से हो सकता है, मतलब राइटिंग भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या आधा राइटिंग आधा ओरल, या पूरा कंडक्ट। मतलब लिखो, 2 एंगल इसमें बना लो, 2 एंगल बना लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड हेडिंग लिखो, एंगल बनाओ, एंगल बनाओ 4, एंगल बनाओ 4, फास्ट गाइस, फास्ट, जल्दी करो तो। 4 एंगल बनाए, पहले में लिखो ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, पहला पॉइंट, ऑफर टू बाय और सेल गुड्स, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फॉर प्राइस, नहीं बेटा, सेकेंड पॉइंट उधर ही, उसी में पहले एंगल में सेकेंड पॉइंट, फॉर प्राइस, थर्ड एक्सेप्टेंस, प्राइस। मैं ये बोल रही हूं सेकेंड एंगल में नहीं, फर्स्ट एंगल में सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट एंगल में सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक्सेप्टेंस। सेकेंड एंगल में लिखो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएट पेमेंट, पहला पॉइंट इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेकेंड पॉइंट सेकेंड एंगल में इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएट पेमेंट, ये सेकेंड एंगल में है दोनों चीजें। थर्ड एंगल में डिलीवरी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, डिलीवरी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, डिलीवरी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, थर्ड में डिलीवरी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, और फोर्थ में डिलीवरी पेमेंट पोस्टपोन्ड, फोर्थ में डिलीवरी पेमेंट पोस्टपोन्ड, इजी। अब तीनों के नीचे सेकेंड थर्ड फोर्थ एंगल के नीचे लिखो एंड स्लैश और, ये ऐसा लिखो, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंगल के नीचे लिखो एंड स्लैश और, मतलब दोनों भी हो सकते हैं और दोनों में से एक भी हो सकता है। बताइए, डन, इजी। चलिए, फ्यूचर गुड्स कौन से सेक्शन में था? 2.6
26 फ्यूचर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस, एक्वायर्ड बाय whom, आफ्टर. इजी, याद है. अब सेक्शन 6 के साथ क्या लिंक करोगे? सेक्शन 26, इसी को बोलते हैं लिंकिंग. इसी को सेक्शन 5 में कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या लिंक करोगे? 2H ऑफ. अब इसमें सेलर के साथ क्या लिंक करोगे? अच्छा, एक्सेप्टेंस के साथ क्या लिंक करोगे? सेक्शन ही नहीं है बेटा, क्या लिंक करोगे? एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, सेक्शन नहीं एक्सेप्टेंस का, ठीक है. और ऑफर के साथ क्या लिंक करोगे? अच्छा, अब तुम लोग जब ऑफर को लिंक कर रहे हो 2F इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो लिंकिंग की पावर कहां से आ रही है? और इसको बोलते हैं लिंकिंग. ऑफर को मैंने किससे लिंक किया? टू बी, तुम तो छोड़ ही दो. टू ए ऑफ. अब ये जो पावर आई लिंकिंग की वो 215 एंड ऑफ. अगर अब तुम ये लिखोगे तो क्या तुम्हें पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे क्या यार? पक्का मिलेंगे, मेरी गारंटी मिलेंगे. समझ रहे हो? इतना लिंकिंग करोगे तुम, मतलब इन्विजिलेटर क्या लाएगा? पूरा खोट डाला इसने बेयर एक्ट. ठीक है, अब कितने सारे याद है यार, ऐसा मत बोल. अच्छा फिर ठीक है, चले. अब एग्जिस्टिंग फ्यूचर गुड्स में सेक्शन क्या लिंक करोगे? और पहले फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन समझाओगे, ठीक है. अब एग्जिस्टिंग फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन कहां है? क्या लिंक करोगे? 27, ठीक है, समझ गए. चलो. गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड possessed बाय सेलर और फ्यूचर गुड्स. ऐसा जो गुड, मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स. तो या तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है, या वो एग्जिस्टिंग गुड या तो उसके पोजेशन में हो सकता है या उसके ओनरशिप में हो सकता है. इजी. चलिए. There may be contract for the sale of goods, acquisition of which by the seller depends upon the contingency which may or may not happen. क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा गुड्स के लिए हो सकता है जो कंटीजेंट हो? अगर ये हो गया तो तुम्हें मिल जाएगा. अगर बारिश अच्छी हो गई तो तुम्हें ये फसल का फ्रूट प्रोड्यूस मिल जाएगा. हो सकता है, हाँ, ठीक है. And whereby the contract of sale, the seller purports to affect the present sale of future goods, the contract operates as agreement to sell the goods. So now, present sale of future goods, आज तुम ले लो, प्राइस दे दो, बट गुड्स कब मिलेंगे? दिसंबर में मेरे को शिमला के एप्पल खाने हैं. मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट लेके दिसंबर में जो फसल होगी वो फसल मेरी होगी. तो 3 पॉइंट समझो. गुड्स का मतलब एग्जिस्टिंग या फ्यूचर. एग्जिस्टिंग में 2, ओन्ड या पजेस. 6(2) का मतलब क्या है? कंटीजेंस, कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. और 6(3) में क्या है? प्रेजेंट सेल, फ्यूचर गुड्स. प्रेजेंट सेल. इजी हो गया. चलो पढ़ लें एक बार. 2(6) 6 सेक्शन. फर्स्ट, गुड्स क्या हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टिंग, ओन्ड या पजेस. 6 का 2, कंटिजेंसी अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. 6 का 3, फ्यूचर गुड्स, प्रेजेंट से. अब मैं तुम्हें बताती हूं, मैं इस तरह की इन टर्म्स इन लैंग्वेज ऑफ चार्ली नर्ड थी कि मैं सब सेक्शन भी लर्न करती थी. 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3. तो अभी करा ना अपन ने लर्न 6 का 1 2 3. क्यों? ट्राई तो कर, अब याद रहेगा. 6 का 1 क्या है? गुड्स कैन बी फ्यूचर और एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग में 2 ऑप्शन, पजेस या ओन. 6(2) में कंटीजेंस अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. 6(3) में कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन बता सकता है? यस. तो इधर क्या लिंक करोगे? ऑफ
पावर कहां से आई? और इजी, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 7 और 8 क्या थे? पेरिशिंग। ठीक है, अब गुड्स इधर लिखोगे तो गुड्स की डेफिनेशन कहां से लाओगे? 2(7), और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां से लाओगे? 2(h), वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। और स्पेसिफिक गुड्स भी ऊपर है ना? स्पेसिफिक गुड्स ऊपर कहां है? सेक्शन 214, लिंक करा? ठीक है, समझो, देखो अब ये स्पेसिफिक गुड्स कहां पर है? सेक्शन 215। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड if the goods without the knowledge of seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to the description in the contract। देखो देखो, अभय के घर में एक अचार की फैक्ट्री है, उसकी मम्मा अचार बनाती है होममेड और समर्स में सबको देती है, बट वो लिमिटेड स्टॉक रहता है। ठीक है, मैंने अभय को बोला कि जो तुम्हारी मम्मा मई के मंथ में अचार बनाती है ना मैंगो का, मैं तो वो ही खाऊंगी। अभय ने बोला ओके, बट अभय जब आज इंदौर में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो शहडोल में वो अचार खराब हो चुका है और अभय को नॉलेज नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। इजी, क्यों? क्योंकि उसके विदाउट नॉलेज है। समझना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर। कौन? अभय। एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, पेरिश हो चुका था, become so damaged, no longer answer to description of contract। तो goods perishing before making a contract, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही पेरिश हो चुका था और उसको नॉलेज नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इजी, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल में दो कंडीशन, अग्रीमेंट टू सेल में दो कंडीशंस, फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन और टाइम, लैप्स ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा? सेल। Where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer answer to the description the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। हम दोनों ने agreement to sell कर लिया, अब एक्चुअल में उसको मुझे देना है। कंडीशन क्या थी कि मई के मंथ में जो अचार बनेगा वो मुझे चाहिए। आज इसने मुझसे क्या कर लिया? अग्रीमेंट। ये घर गया मेरा अचार लेने के लिए, पता चला कि वो तो खराब हो चुका है, तो ये अग्रीमेंट क्या करा जा सकता है? अवॉइडेड। अग्रीमेंट क्या करा जा सकता है? तो सेक्शन 7 में बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर गुड पेरिश्ड हो जाते हैं विदाउट द नॉलेज, तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। और इधर आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बिफोर सेल, तो इधर क्या है? तो देखो 7 में बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, 8 में बात हो रही है सेल की और अग्रीमेंट टू सेल की, ये लिख लो। 7 में बात हो रही है वॉइडनेस की, 8 में बात हो रही है अवॉइडेड। यही तो है, और क्या है? तुम क्यों लॉ में इतना घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। 7 में बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। बिफोर, दोनों में बात हो रही है बिफोर की, सुनना, दोनों में बात हो रही है बिफोर की, दोनों में बात हो रही है गुड पेरिशिंग की, बट ऊपर क्या बात हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट की, तो क्या हो जाएगा वो? वॉइड। अब सुनो, कोई सुपर इंटेलिजेंट अगर मेरे को बता पाए ऊपर वॉइड है नीचे अवॉइडेड क्यों है? नीचे भी वॉइड हो सकता था। नो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा शांत होकर। ऊपर वॉइड बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, नीचे अवॉइडेड बोल रहा है, ऐसा क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बना ही तो वॉइड होगा कैसे? ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ना, नीचे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, नीचे तो अग्रीमेंट हुआ है, इसलिए अवॉइडेड। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या हो जाता? इजी इजी। चले, मजा आ रहा है? चले 10, 11, 9, 10 असर्टेनमेंट, तो ऊपर 2, 10 क्या था? तो इधर क्या लिंक करोगे?
प्राइस। चलिए, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट इट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयरबाय अग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद द पार्टीज। या तो फिक्स हो जाए कि मैं शिमला के एप्पल के 200 रुपए पर केजी दूंगी, आज ही कॉन्ट्रैक्ट में है, और या टू बी लेफ्ट अग्रीड डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, जैसे जैसे हमारी कोर्स ऑफ डीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे हम प्राइस समझते जाएंगे। इजी। वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन। फोरगोइंग प्रोविजन मतलब जो ऊपर 9(1) में है, जो 9(1) में है हमने उस हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं करा। द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। व्हाट इज रीजनेबल प्राइस? Is there a question of fact dependent upon the circumstances of each case? Easy? देखो, प्राइस दो तरीके से फिक्स हो सकता है। कैसे? या तो फिक्स कर लो कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर फिक्स नहीं किया है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग फिक्स कर लेना। 9(2) क्या बोलता है? अगर मान लो आपने फोरगोइंग प्रोविजन का यूज करके फिक्स नहीं करा तो कौन सा प्राइस? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस कौन सा? जो डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। बताओ बताओ। इजी? चलो, अच्छा 6 गुड्स क्या हो सकते हैं? फ्यूचर और एग्जिस्टिंग क्या हो सकते हैं? ओन्ड या पजेस। ठीक है। 6(2) में कंटीजेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। 6(3) में प्रेजेंट से फ्यूचर गुड्स, प्रेजेंट से फ्यूचर गुड्स। चलिए, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। Where there is an agreement to sell goods on the terms of the price to be fixed by the valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided. बताओ, फास्ट रीडिंग है मेरा, मैं डायगोनल पढ़ती हूँ, तुम्हें पता है। जब तुम लोग इतना सारा पढ़ लोगे ना बुक्स तो तुम लोग डायगोनल पढ़ने लग जाओगे। तुम लोग शुरुआत करोगे, तुम लोग अच्छा हाँ ये तो इस बुक में ही है। आई रीड नॉवेल्स डायगोनली। अब जैसे गे नॉवेल है तो मैं यहां से शुरुआत करती हूँ, फिर मैं इधर आती हूँ, फिर मैं इधर आ जाती हूँ, तो कंटेंट हो जाता है। चलो देखो क्या, a minimum of targeting 24 बुक्स इन ईयर, महीने की 2 बुक्स। चले चले चलिए चले, सुनो 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 सुनो। अगर हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है मार्केट प्राइस में, प्रॉपर्टी बिकती है ना, प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस में बिकती है। अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉपर्टी बिकेगी वो जब मार्केट प्राइस में थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करेगा उसके टर्म्स में बिकेगी, और थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट क्या हो सकता है? तो ये क्या है? अग्रीमेंट टू सेल। इसलिए वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होता। तो provided that if the goods or any part thereof has been delivered to or appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price thereof। मतलब अगर हमने डिलीवर्ड कर दी है या अप्रोप्रिएट हो गई है प्रॉपर्टी तो बायर को एक रीजनल प्राइस देना पड़ेगा। Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of seller or buyer, the party not informed may maintain for suit। मतलब थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करा जा रहा है कि आप वैल्यूएशन नहीं करोगे, या तो सेलर कर रहा है या बायर कर रहा है, तो जो फॉल्ट में होगी पार्टी उसको डैमेजेस देना पड़ेगा। तो पहले 9 असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस 2 जगह हो सकता है, या तो फिक्स कर लो या फ्यूचर में कोर्स ऑफ डीलिंग में हम डिटरमाइन कर लेंगे। सेकंड में मान लो अगर हमने फोरगोइंग प्रोविजन के हिसाब से फिक्स नहीं करी तो रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्या होगा? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। 10 में अग्रीमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे? अवॉइड वैल्यूएशन का। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें थर्ड पार्टी का वैल्यूएशन डिपेंडेंट है और वो नहीं कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट को क्या करा जा सकता है? अवॉइडेड। सब्जेक्ट टू, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बायर को तो फिर आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। मान लो थर्ड पार्टी को कोई प्रिवेंट कर रहा है कि तुम वैल्यूएशन मत करो, कौन प्रिवेंट कर रहा है? या तो सेलर या तो बायर। तो जो पार्टी फॉल्ट में उसको क्या देने पड़ेंगे? प्राइस की डेफिनेशन कहां है?
बताइए, कंडीशंस ऑफ वारंटी कल के लिए है, बताएं कैसा लग रहा है सोगा पढ़ के? बढ़िया लग रहा है? हाँ ये आजान इज लाइक आजान ओनली। कैसा लग रहा है? डू यू फाइंड इट इजी नाउ? इजी? चलिए, वो कंडीशन ऑफ वारंटीज पे आएगा। हाँ हाँ, अभी आएगा। स्टिपुलेशन एज टू टाइम अभी कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे स्टिपुलेशन टाइम। अरे बड़ा इजी फटा, बहुत मजा आएगा। वाओ, इजी सेक्शंस पढ़ लें। चलिए देन 2-1, सॉरी रुको, नहीं नहीं 2-1 नहीं, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड डेफिनेशन में 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, Paul, 2-6, 2-7, 2-8, perishable, insolvent, 2-9, mercantile agent क्या करता है? बाय करता है, सेल करता है, कंसाइन करता है और सिक्योरिटी की तरह गुड्स को रखता है, बट कब रखता है? कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। नाउ 2-9, 2-10, 2-11 प्रॉपर्टी, 2-12 क्वालिटी, 2-13 सेलर, तो 2-14 स्पेसिफिक गुड्स, फिर 2-15 पावर, ठीक है। और अब मुझे याद रखना थर्ड सेक्शन 3 ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट, तो 6 फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, 7 पेरिशेबल, 2-8 पेरिशेबल। तो देखो 2-8 में पेरिशेबल गुड्स बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 2-8 में अग्रीमेंट टू सेल और सेल, 7 में क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट, तो 2-8 में अवॉइडेड, 2-9 असेटमेंट ऑफ प्राइस क्या हो सकती है? फिक्स्ड या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग। अगर हमने फोरगोइंग प्रोविजन के हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं करी तो कौन सा प्राइस? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस की डेफिनेशन क्या? डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। 2-10 वैल्यूएशन कौन करेगा? थर्ड पार्टी। उसने नहीं किया तो अवॉइडेड, क्योंकि क्या है ये? अग्रीमेंट टू सेल, इसलिए अवॉइडेड। मान लो अगर कोई रोक रहा है थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन करने से, बायर या सेलर, तो अगर किसी की फॉल्ट है तो उसे क्या देने पड़ेंगे? गुड। कब आया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट? पहला 15 मार्च, दूसरी डेट 1 जुलाई। I think we are done, good to go. Okay, so from me you can take one thing today. अच्छा, ग्रेटफुल किसने ग्रेटफुलनेस किसने चालू करा? ग्रेटफुलनेस कि आज जिंदा हो इसकी खुशी बनाई। ब्रो आज जिंदा हो जिसकी खुशी बनाई। रोज ही बनाते हो जिस जिंदा हो खुशी बनाई। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ये बोलते थैंक यू गॉड दैट आई एम अलाइव टुडे। थैंक यू गॉड आई एम अलाइव टुडे। ओके, so take this, please start gratefulness in your life, it will change your life. Please start being gratitude, and I am also grateful that you guys come daily, attend the live session, and इतने enthusiastic तरीके से जैसे मैं रहती हूँ वैसे ही attend करते हो। Thank you online people for joining in live, and please be grateful for whatever you have. Even if it is clothes, you are alive today, you have good food, you have good friends, you have good family is healthy. Be grateful for that, because time change जाता है, पता नहीं चलता. Okay, thank you so much for joining in live. Take care.